लाइव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। क्या हाल है भाई लोग? यस, जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। एक बोल रहा है सर आपके चरणों में मुंडी पटक कर प्रणाम। भाई मुंडी पटक मत यार, कोई बात नहीं, तू मुंडी झुका ले, प्रणाम हो जाएगा। मुंडी पटकने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? वेदिका सिंह, पवन कुमार, मनोज कुमार, जतिन कुमार, क्या हाल बंदी भैया, क्या हाल? जल्दी से मुझे बताएं, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? तान्या, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आज मेरा मॉड्यूल पैक हो गया तो कितने दिन में आ जाएगा? बेटा हफ्ते भर में आ जाएगा, ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगेगा, आ जाना चाहिए। यस, लक्ष्य 1.2 से आए, बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा जी, बहुत सही। यस, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? प्लीज बताओ जनता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो सर एसी देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक बल गतिकी का। चलाना है, जो चला हुआ था वो सही था, अब तो बंद हो गया। चला दो। ठीक है जी। ओके, तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 पे। सुदित यादव ले लिया बेटा, तेरा नाम भी ले लिया। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी कास्ट क्या है? भाई एक बात बता, तो कुंडली बनाएगा मेरी है या तो मेरे रिश्ते विश्ते करवाने वाला है जो मेरी कास्ट पूछ रहा है? भाई मतलब पढ़ाई तुम कास्ट पूछ के करते हो क्या यार? ये कोई नया तरीका है आईआईटी निकालने की, निंजा टेक्निक है? हाँ जी। सर अगर मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो क्या करें? बेटा जी मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देख के देखें कहां पे, कौन से स्टेप पे आप गलती कर रहे हो। राइट, कौन से स्टेप पे आप गलती कर रहे हो। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। ओके, शुरुआत करते हैं। हमने यार पिछली सभा में प्रथम कोटि अभिक्रिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना? अलग अलग टाइप के सवाल किए थे। फिर मैंने आपको गैसीय अभिक्रिया भी बताई थी एक प्रथम कोटि की, है ना? मैंने आपको एक गैसीय अभिक्रिया भी बताई थी प्रथम कोटि की। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था? उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन, है ना? हमने किया था द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन। राइट, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन बना लिया था और ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा आज का क्या प्लान है? बेटा जी आज की सभा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से। अरे भाई ये क्या कर दिया? सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से। हम बात करेंगे बेटा आज प्रथम कोटि के एक दो सवाल करेंगे, वो गैसीय अभिक्रिया दाब वाले कॉन्सेप्ट पे जो मैंने कल बताया था। जब वो कर लेंगे तो फिर हम लोग ग्राफ करेंगे डिस्कस। ठीक है जी, किसके ग्राफ करेंगे? प्रथम कोटि के ही। और जब ये हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे कोटि ज्ञात करने के तरीके। हम बात करेंगे कोटि ज्ञात करने के तरीके और उन पे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये हमारा आज का प्लान है, बहुत बेसिक सा प्लान है। आज की क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है। एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो रही है। कुछ टाइम पहले भी ज़्यादा खराब हो गई थी, बट अभी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, तो डॉक्टर ने बुलाया है। तो आज की क्लास में थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, 5:15 तक हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। देन मैं उनको डॉक्टर के दिखा के लाऊंगा, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। अगली क्लास में जब भी मिलेंगे, जब उसको उसी स्पीड के साथ वापस चीजें कवर कर लेंगे। है ना? ठीक है, ओके, चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूरज प्रजापति बोल रहा है सर यू आर वेरी हैंडसम। क्या बात है। हाँ भाई, वो तुम्हारी वाली एक रील किसी ने डाली तो है आज इंस्टाग्राम पे, देखी थी मैंने। मैं तुम्हारी क्लास में बोल रहा था शायद कि मम्मी ने ही कहा है हैंडसम, किसने कहा है? वो वाली रील आज किसी ने इंस्टा पे डाल दी। मैंने कहा भैया बच्चे कितने तेज होते हैं, कहाँ कहाँ से क्लिप काट काट के डाल देते हैं, समझ नहीं आता यार। बट चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, तुम्हारा प्यार है। बट पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें जब तक अच्छी है, जब तक पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ यार, मम्मी का मतलब पापा को मैंने बोला था डॉक्टर के दिखा देते हैं, बट थोड़ी सी मैं नहीं होता ना, तो थोड़ा मम्मी को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसलिए मेरा जाना जरूरी है। सो बस मैं क्लास फटाफट खत्म करके एंड फिर जाऊंगा। अगर मेरे आने से पहले दिक्कत हुई होती तो मैं अभी तक ले जाता, ये वाली क्लास कैंसिल कर देता, कल ले लेता। बट हुआ कि मैं ऑफिस पहुंचा और वहां से फोन आया,
तो अब यार क्लास एकदम बिल्कुल एकदम 5 मिनट पहले तो क्लास नहीं कैंसिल करी जाती यार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वाली क्लास तो लेते हैं, दवाई वगैरह दी है, क्लास से फ्री होके फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना। चलिए बढ़िया, ओके। आइए जी बातचीत करते हैं। बेटा जी आपको याद होगा आपको याद होगा मैंने आप लोगों से बातचीत करी थी वो दाब वाले एक्सप्रेशन की, है ना। मैंने आप लोगों से बातचीत करी थी वो दाब वाले एक्सप्रेशन की कि ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, टी इक्वल टू 0 पे जब दाब है, समय के बाद जब दाब है, तो वो सारी बातें हमने करी थी। उससे हमने फॉर्मूला बनाया था। मैंने कहा था उस फॉर्मूले को बिल्कुल भी याद मत रखो। मैंने बोला था कि उस फॉर्मूले को बिल्कुल भी याद मत रखो, आपको बस तरीका समझ आना चाहिए। तो उसी तरीके को अप्लाई करने के लिए हम आज क्वेश्चन करते हैं। सर आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा यार बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा, सभी की मम्मियां करती हैं, सभी की मम्मियां करती हैं, है ना। मम्मी चीज ही ऐसी होती है भाई, मम्मी से ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में भगवान ने कोई नहीं बनाई। चीज तो खैर बोलना तौहीन है, मतलब मम्मी से अच्छा अगर मेरे को लगता है धरती पे कहीं भगवान है तो वो आपकी माँ है। अच्छे पापा भी होते हैं, अच्छे घरवाली भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, सब बहुत बढ़िया है, बट माँ से अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई है। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। जो बच्चियां होती है, जैसे मेरी बहन है, वो कहती है कि भैया सबसे अच्छा है, कोई कहता है पापा सबसे अच्छे हैं, बट ठीक है, बट यस हाँ, मतलब मेरी ऐसी सोच है और मुझे लगता है हर बच्चे को रखनी चाहिए कि मम्मी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। बट बच्चे सोचेंगे आजकल मास्टर ज्ञान ज्यादा देने लग गया है, तो अब ज्ञान नहीं है पढ़ाई पे आते हैं। आइए चलिए आइए चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्या सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि आपको एक गैसीय प्रतिक्रिया दी है, ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन है, ठीक है। सवाल कह रहा है 23 सेकंड बाद 23 सेकंड बाद गैसों का कुल दाब 200 टॉर है ना जी, बढ़िया। एवं अभिकर्मक के पूर्ण विघटन के बाद एवं अभिकर्मक के पूर्ण विघटन के बाद कुल दाब, ध्यान से समझना ये क्या लैंग्वेज है, 300 टॉर है ना जी, बढ़िया। तो हमें बताना है अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होगा। अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या होगा। सवाल ने आपको बोला है log 2 को 0.3 मान लो। सवाल ने आपको बोला है कि log 2 को 0.3 मान लो, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। आइए जी आगे बात करते हैं। आइए जी इस सवाल को डिस्कस करते हैं, ध्यान से इस सवाल को समझते हैं और क्लास के अंदर ध्यान देते हैं। सवाल ये कह रहा है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 23 सेकंड के बाद गैसों का कुल दाब 200 टॉर है और अभिकर्मक के पूर्ण विघटन के बाद कुल दाब 300 टॉर है, ठीक है। और ये आपको बोल रहा है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, उसने लिखा नहीं है, बट जब लिखता नहीं है तो आप वेग नियतांक की यूनिट से बता सकते हैं। जब लिखता नहीं है तो आप वेग नियतांक की यूनिट से बता सकते हैं, पता चल जाता है कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। हमारे पास रिएक्शन है ये, ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस सी गैस, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे P नॉट प्रारंभिक दाब है, ये 0 है ना। T इक्वल टू 0 पे प्रारंभिक दाब P नॉट है, ये भी 0 ये भी 0। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है 23 सेकंड आते हैं, हम बोलते हैं P नॉट में से अगर x गया तो 1 पे 2 तो x पे 2x, 1 पे 1 तो x पे x, है ना साहब। ये बन गया। अगर ये बन गया तो सवाल कह रहा है 23 सेकंड के बाद गैसों का कुल दाब 200 टॉर है। 23 सेकंड बाद गैसों का कुल दाब 200 टॉर है। ये जो वैल्यू है ये कितनी है,
ये वैल्यू है 200 टॉर। ठीक है साहब, बढ़िया। एवं अभिकर्मक के पूर्ण विघटन के बाद कुल दाब 300 टॉर है। अभिकर्मक का पूर्ण विघटन, पूर्ण विघटन क्या होता है? मतलब जब अभिक्रिया खत्म हो रही है तो बेटा उस समय पे अभिकर्मक क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। अगर ये पूरा जीरो हो जाएगा तो पी नॉट से जीरो हो गया, तो एक पे दो बन रहा है तो पी नॉट पे ये बन जाएगा 2 पी नॉट, एक पे एक बन रहा है तो पी नॉट पे बन जाएगा पी नॉट। और हम बोलेंगे कि ऐसा करने पर जो कुल दाब है, हम बोलेंगे ऐसा करने पर जो कुल दाब है वो कितना हो जाएगा? 300 टॉर। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा? 300 टॉर। ठीक है साहब, हमें क्या बताना है? वेग नियतांक बताना है। बेटा जी अगर वेग नियतांक बताना है तो पहले तो आपको यह समझ में आए कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी, और पी टी क्या होता है? पी नॉट माइनस एक्स, है ना। पी नॉट अपॉन पी टी यानी कि पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अगर ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन तो अब मुझे एक बात बताइए कि हमें t का मान पता है 23 सेकेंड, है ना। मुझे पी नॉट का मान पता है क्या? नहीं पता, तो इसको मैंने नहीं पता बोल दिया। मुझे x का मान पता है क्या? नहीं पता। तो मुझे अगर पी नॉट नहीं पता, x नहीं पता, तो मैं यहां पे सब कुछ डाल के k कैसे निकालूंगा? तो अब मेरी जद्दोजहद पूरी की पूरी यही है कि ये पता चल जाए। ये कैसे लिखा? पी नॉट अपॉन पी टी, किसी समय t पे ये है और प्रारंभ में ये है। तो अब उसके लिए मुझे दो डेटा दिए। अगर आप ध्यान से देखिए सेकंड इक्वेशन को, तो मैंने बोला पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये दाब हमारा कितना है? 200 टॉर। तो हमने बोला x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस 2x का जो मान है ये कितना हो गया? 200 टॉर। देखिएगा ध्यान से, पी नॉट प्लस 2x का जो मान है ये हो गया 200 टॉर। और अगर मैं लास्ट इक्वेशन को देखता हूं तो लास्ट इक्वेशन में हो गया 0 प्लस 2 पी नॉट प्लस पी नॉट, ये 3 पी नॉट हो गया 300। तो हम बोलेंगे पी नॉट का मान हो गया 100 टॉर। अगर पी नॉट का मान 100 टॉर हो गया तो बेटा जी इस वैल्यू को हम यहां पे रखते हैं। अगर इस वैल्यू को हम यहां पे रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 200। तो 2x का मान हो गया 200 माइनस 100, तो x का मान हो गया 100 बाई 2 यानी कि 50। अगर x का मान हो गया 50, x का मान हो गया 50, है ना। अगर x का मान हो गया 50, पी नॉट का मान हो गया 100 टॉर, तो हमने यहां पे k बोला 2.303 को 2.3 लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 23 लॉग पी नॉट है 100 और पी नॉट माइनस एक्स है 100 माइनस 50। तो हमने बोला कि ये चीज क्या हो जाएगी? 2.3 बाई 23 इंटू लॉग 100 बाई 50। तो हमारे पास यहां पे k का मान क्या आ गया? टू 2.3 बाई 23 इंटू लॉग 2। सही है जी, बढ़िया। तो 2.3 बाई 23 है तो ये वैल्यू हो जाती है 1/10 इंटू लॉग 2। अगर इस वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं तो log 2 का मान आता है 0.3, तो वैल्यू ये क्या हो गई बेटा जी? 0.3 बाई 10। कहना है से ये हो गया 3/100, ये हो गया 3 इंटू 10 की घात माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 3 इंटू 10 की घात माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो डैश की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। डैश की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। समझो ध्यान से बात। सवाल समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया क्या? डैश की जगह पे क्या आ गया दोस्त? 3। वेरी गुड, मोहम्मद अरमान ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। यस, ठीक है क्या?
प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, यहां तक सब कुछ सही? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सब डन है? अच्छी बात है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक। ओके बेटा, डीपीपी सोल्यूशन आपको ऐप में मिलेगा, डीपीपी सोल्यूशन आपको ऐप में मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। बढ़िया यार, आज तुम बड़े अच्छे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो यार, ऐसे रोज रहा करो ना। हाँ, या फिर आज वो जो कुछ धतूरा खा के आते हैं क्लास में वो आए नहीं है आज, है? आज इतने अच्छे कैसे लग रहे हो यार तुम लोग, मेरे को बताना दो। सेकंड स्टेप बता दूं? बेटा देख, मैंने ये कर लिया किसी समय टी पे। अब सवाल कह रहा है कि अभिकर्मक के पूर्ण विघटन के बाद, पूर्ण विघटन का क्या मतलब है? पूर्ण विघटन का मतलब है कि अभिकर्मक पूरा खत्म हो गया, पी नॉट से 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो 1 मोल पे 2 मोल बन रहा था तो पी नॉट पे 2 पी नॉट हो गया, है ना? 1 मोल पे 1 मोल बन रहा था तो पी नॉट पे पी नॉट हो गया। फिर हमने कुछ नहीं किया, इस सारे को जोड़ के 200 बता दिया, सवाल ने कहा है इसको जोड़ के 300 बता दिया, यहां से एक्स और पी नॉट का मान निकाल दिया। आप कहोगे ये कैसे लिखा? तो बेटा ये प्रथम कोटि का फॉर्मूला है। बट ये प्रथम कोटि का फॉर्मूला कैसे है, कैसे पता चला? बेटा जी, जब कभी कभी कोटि लिखी नहीं जाती तो वेग नियतांक की यूनिट से पता चल सकता है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। क्योंकि अगर ये शून्य कोटि होती तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट होनी चाहिए थी, और क्योंकि ये प्रथम कोटि है तो सेकंड इनवर्स यूनिट है। और अगर ये द्वितीय कोटि होती तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होनी चाहिए थी। 2x कैसे हुआ ये कह रहे हो आप? बेटा 1 मोल पे 2 मोल बन रहे हैं तो यहां से x जाएगा तो यहां 2x ही तो बनेगा। 1 मोल पे 2 मोल बन रहे हैं तो x जाएगा तो 2x ही तो बनेगा, है ना? ठीक है, सही। चलो बढ़िया, एक सवाल तो ये हो गया। जब ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आइए भाई प्रथम कोटि के ग्राफ की तरफ चलते हैं। हम कुछ ग्राफ्स बनाने वाले हैं जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के ग्राफ्स। अगर मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के ग्राफ्स की बात करता हूं तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला ग्राफ, पहला ग्राफ होगा वेग वर्सेस सांद्रता। पहला ग्राफ क्या होगा? वेग वर्सेस सांद्रता। हमें पता है जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे वेग बढ़ता है ना? जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला यहां पे मेरे पास वेग है और यहां पे मेरे पास सांद्रता है। अगर मैं प्रथम कोटि के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे पता है वेग जो है वो सांद्रता की घात के समानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ही तो वेग बढ़ेगा। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ही तो वेग बढ़ेगा। प्लीज गौर से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग बढ़ेगा। अच्छी बात है। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ देखो। सेकंड ग्राफ कह रहा है log ln AT वर्सेस t। सेकंड ग्राफ कह रहा है ln AT वर्सेस t। कैसे बनाए ये वाला ग्राफ ln AT वर्सेस t? प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं ln AT वर्सेस t में ग्राफ बनाना चाहता हूं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 1/k इंटू ln A0 बाय AT। t इज इक्वल टू 1/k इंटू ln A0 बाय AT। अगर ये चीज है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। t इज इक्वल टू 1/k इंटू ln A0 माइनस ln AT। t इज इक्वल टू 1/k ln A0 माइनस ln AT। ये लिख सकता हूं भाई। जिन दो चीजों में ग्राफ बनाना है पहले उनमें कोई रिलेशन तो पता चले। ठीक है, तो बेटा अब मैंने क्या किया, k को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने लिखा kt इज इक्वल टू ln A0
माइनस ln80। तो मैंने ln80 को इधर शिफ्ट कर दिया, kt को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया ln80 इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln a0, है ना। ln80 इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln a0। अगर ये बन गया तो ध्यान से देखें, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस समय, ये है आपका अंतःखंड, और ये है आपकी ऋणात्मक ढाल, ये है आपकी ऋणात्मक ढाल, है ना। मुझे ln80 और t में ग्राफ बनाना था, मैंने उनके बीच में पहले एक रिलेशन बनाया। जब रिलेशन बनाया तो मैंने देखा कि भाई ऐसा है, यहां पे लिखते हैं ln80 और यहां पे लिखते हैं समय, ठीक है। यहां लिखते हैं ln80, यहां लिखते हैं समय। तो धनात्मक अंतःखंड है, ऋणात्मक ढाल है ना। तो हमने बोला कि ग्राफ दिखने में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या। ऋणात्मक अंतःखंड है, धनात्मक ढाल है। प्लीज गौर से देखें, आपका ऋणात्मक ढाल है, धनात्मक अंतःखंड है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ln a0। ये क्या हो जाएगी, ln a0। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपके पास में ढाल गिरती हुई आ रही है, और इसके लिए ढाल क्या हो जाएगी, माइनस के। ढाल क्या हो जाएगी, माइनस के। देखिए ध्यान से, सही है। सो ln80 वर्सेस t में मैंने ये वाला ग्राफ बना लिया, है ना भाई, बढ़िया। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड पॉइंट पे चले। अगर थर्ड पे चले तो थर्ड पॉइंट है log 80 वर्सेस t। log 80 वर्सेस t, अगला है log 80 वर्सेस t। तो अब मेरे को इनमें रिलेशन बनाना है, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा ये ln का रिलेशन है, और ln को log में कन्वर्ट करना मुझे आता है। कैसे, मैं ln x को बोल सकता हूं 2.303 log x, बोल सकता हूं ना। तो मैंने क्या बोला, इसको ln80 को लिख दिया 2.303 log 80। देखो ध्यान से, पहले मैंने ln वाला रिलेशन लिखा कि ln80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0, ये लिख दिया। अब इसको अगर log में कन्वर्ट करना है तो ये बन गया 2.303 log 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log a0, ये बन गया, है ना दोस्त। अगर ये बन गया तो मैंने 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया log 80 इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 टी प्लस log a0, राइट। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें, ये हो गई मेरी y एक्सिस, ये हो गई मेरी ढाल, ये हो गई मेरी x एक्सिस, और ये हो गया मेरा अंतःखंड। तो धनात्मक अंतःखंड, ऋणात्मक ढाल, अगर धनात्मक अंतःखंड और ऋणात्मक ढाल हो गई, log 80 वर्सेस t, log 80 वर्सेस t, तो log 80 वर्सेस t है, तो हमने बोला ढाल क्या हो गई, ऋणात्मक, अंतःखंड हो गया धनात्मक, तो हमारे पास में ऐसा हो गया, सही है। हमने बोला कि इस ग्राफ की जो ढाल है वो हो जाएगी माइनस के अपॉन 2.303। यहां पे ढाल है माइनस के, वहां है माइनस के अपॉन 2.303, और जो अंतःखंड है उसका मान हो जाएगा ये log a0। प्लीज देखिए ध्यान से, ये ग्राफ समझ में आए क्या। मैंने 3 ग्राफ आपको बताए एक एक करके, प्लीज गौर से देखिए, समझ में आए क्या। यस, प्लीज गौर से देखिए, ग्राफ समझ में आए क्या, बताओ भाई। हाँ भाई।
चले आगे। ठीक है दोस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने लॉग के बीच में ग्राफ बनाना था तो ln वाली इक्वेशन तो बनी हुई थी, उसको लॉग में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया, है ना। हाँ बेटा, ग्राफ जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, रासायनिक बलगतिकी में ग्राफ काफी आते हैं। अगला देखो ग्राफ, अगला देखो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। चौथा ग्राफ है एटी वर्सेस टी। चौथा ग्राफ है एटी वर्सेस टी। अगर चौथा ग्राफ है एटी वर्सेस टी तो हमने बोला कि भाई ऐसा है, इक्वेशन हो गई एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की घात माइनस के टी। एटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की घात माइनस के टी। तो मैंने बोला कि अगर एटी और समय में रिलेशन बनाना है, अगर एटी और समय में रिलेशन बनाना है तो मुझे यह समझ में आ रहा है, देखना ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या के इंटू टी बढ़ेगा? हाँ, टी बढ़ेगा तो के टी बढ़ेगा, के टी बढ़ेगा, उसके आगे माइनस लग गया तो माइनस के टी घटेगा। अगर माइनस के टी घटेगा तो ई की पावर माइनस के टी भी घटेगा। अगर ई की पावर माइनस के टी घटेगा, उसके साथ एक फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल वैल्यू भी घटेगी। अगर ओवरऑल वैल्यू भी घटेगी तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा एटी का मान घटेगा, है ना। दोबारा सुनो, टी बढ़ेगा तो केटी बढ़ेगा, केटी बढ़ेगा तो माइनस केटी घटेगा, माइनस केटी घटेगा तो ई की पावर माइनस केटी घटेगा, ई की पावर माइनस केटी घटेगा, आगे एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो घटी हुई वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू घटेगी। तो हम बोल रहे हैं यहां है एटी, यहां है समय। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा एटी का मान घटेगा। एक प्रारंभिक सांद्रता से शुरू होगा, एक प्रारंभिक सांद्रता से शुरू होगा और जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रता घटती जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रता घटती जाएगी, राइट। ठीक है, देखें ध्यान से, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, आगे सुनिए। आगे सुनिए, ये फोर्थ पॉइंट है, डन है, अच्छी बात है। अगर ये फोर्थ पॉइंट है जो आपको पता है एटी वर्सेस टी का, तो अगला ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, यानी कि मुझे बताना है प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायु के बीच में क्या संबंध है। प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायु के बीच में क्या संबंध है? तो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो सब जानते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो अर्धायु पे निर्भर ही नहीं करती, सॉरी अर्धायु अर्ध अभिक्रिया पे निर्भर ही नहीं करती, प्रारंभिक अभिक्रिया पे, क्योंकि मान होता है 0.693/k और ये जो मान है ये समानुपाती नहीं होता किसके, ए नॉट के। यानी कि ए नॉट को कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा लो टी हाफ पे कोई चेंज नहीं आता। अगर टी हाफ पे कोई चेंज नहीं आता तो हम बोल रहे हैं कि ए नॉट कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए टी हाफ क्या रहता है, फिक्स। ए नॉट कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए टी हाफ क्या रहता है, फिक्स। बढ़िया है ना। तो ये हो गई पांचवी इक्वेशन। ये सब कुछ क्लियर है क्या अच्छे से? ये सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया क्या? प्लीज बताइए। यस, ये सब कुछ क्लियर है क्या ढंग से? सही, टी हाफ वर्सेस ए नॉट भी आ गया। ठीक है, ओके जी। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो ये हो गई भाई फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ की बातें। अच्छी बात है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हो गए तो इनमें तो ऐसी कोई खास बात थी नहीं, तो मैं शुरू कर रहा हूं अगला टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कल की डीपीपी देखी होगी तो आपको पता होगा कुछ टेबल के सवाल थे। मैंने आपको कहा था वो टेबल वाले सवाल मत करना, अगली क्लास में हो जाएंगे। तो आज की क्लास के बाद वो टेबल वाले सवाल आप लोग अच्छे से कर पाओगे। कैसे करने के हैं वो ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला ध्यान से देखिए किस तरह से बात करते हैं, क्या करते हैं। अगर मुझे बातचीत करनी है यहां पे
तो हमने क्या कहा यहाँ पे यार, आइए बात करके देखें। हमारा टॉपिक है कोटि ज्ञात करने के तरीके। कोटि ज्ञात करने के मेथड्स। अगर मैं कोटि ज्ञात करने के मेथड्स पे बात करने लगूं तो हम कौन से मेथड्स को डिस्कस करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, आइए बातचीत करके देखते हैं। तो अगर मुझे कोटि ज्ञात करने के मेथड्स देखने हैं तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, ध्यान से देखिएगा कोटि ज्ञात करने के अलग अलग मेथड्स। पहला मेथड जो होता है वो कौन सा है, वो है बेटा यूनिट का एनालिसिस, यूनिट विश्लेषण। किसकी यूनिट विश्लेषण, वेग नियतांक की। दूसरा मेथड है आपके पास में ग्राफ विश्लेषण। ठीक है। तीसरा मेथड है आपके पास में अर्धायु विधि। और आखिरी मेथड है आपके पास में प्रारंभिक वेग विधि। ध्यान से देखिएगा बेटा, जिनमें से दो मेथड तो आपको ऑलरेडी आते भी हैं, इनमें से दो मेथड्स तो आपको ऑलरेडी आते भी हैं, उसके आगे हम लोग बातचीत अभी करते हैं। तो मुझे अगर कोटि ज्ञात करने के मेथड्स बताने हैं तो पहला है यूनिट विश्लेषण, दूसरा है ग्राफ विश्लेषण, तीसरी है अर्धायु विधि और चौथा है प्रारंभिक वेग विधि। तो अगर ऐसा है तो आइए इन पे बातचीत करें। पहली चीज है यूनिट विश्लेषण। यह है हमारा पहला मेथड। अच्छा जी, ध्यान से देखिए, वेग नियतांक की बातचीत हम करते हैं। वेग नियतांक की बातचीत हम लोग करते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई वेग नियतांक का यूनिट अगर हम देखें तो उससे हमको बातें समझ में आ सकती है। वेग नियतांक का यूनिट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला वेग नियतांक की जनरल यूनिट होती है ये, मोल की घात 1 माइनस एन, लीटर की घात n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर ये है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अगर मैंने बोला शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की यूनिट क्या होगी, जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सोचने के लिए बोला भी था। मोल की घात 1 माइनस 0, लीटर की घात 0-1 सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। सेकेंड चीज, अगर मैं बोलता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अगर मैं बोलता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या मतलब हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब हो गया n का मान 1, यानी कि मोल की घात 0, लीटर की घात 0 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर मैंने बोला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, n का मान 2, तो ये हो जाएगा मोल की घात -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप n का मान चेंज करते हो आपका k का मान चेंज होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी कोटि लिख के ना दी हो तो आप वेग नियतांक की यूनिट से पता लगा सकते हो कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोटि लिख के ना दी हो तो आप वेग नियतांक की यूनिट से पता लगा सकते हो कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है और आप उस हिसाब से फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो दोस्त, उस हिसाब से आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो भाई, है ना जी। ठीक है। तो पहला तो था वेग नियतांक के हिसाब से पता करना, अच्छी बात है, कर लेंगे पता। अगली चीज देखिए, सेकंड पॉइंट, के की यूनिट के बाद सेकंड मेथड है ग्राफ का विश्लेषण।
ग्राफ का एनालिसिस। अगर हम ग्राफ के एनालिसिस की बात करते हैं, अगर हम ग्राफ के एनालिसिस की बात करते हैं तो कौन सा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कौन सा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ध्यान से समझें। अगर हम ग्राफ के विश्लेषण की बात करते हैं तो बेटा जी ऐसा है कि आपको जितने भी ग्राफ मैंने सिखाए हैं, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, क्वेश्चन किसी पे भी आ जाता है और वो कहता है बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है। जैसे क्वेश्चन बताता हूं जो PYQ है, क्वेश्चन आया ये, दिए गए ग्राफ के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। ठीक है, दो ग्राफ्स हैं हमारे पास। पहला ग्राफ है ये, दूसरी चीज, दूसरा ग्राफ क्या है, ठीक है जी, ये ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू केटी, तो एटी इज इक्वल टू माइनस केटी प्लस ए नॉट, तो ढाल आपकी ऋणात्मक हो गई और ये है। आपको बताना है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 1,0, दूसरा ऑप्शन है 0,0, तीसरा ऑप्शन है 1,1, आखिरी ऑप्शन है 0,1। जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे, मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे, बाकी देखते हैं। बताइए भाई कैसे करोगे। हाँ भाई, प्लीज देखिए और बताएं। दिए गए ग्राफ के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। देखो भाई ध्यान से, हम अगर बात करें यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि के बारे में, तो हमें पहले से ही समझ में आ रहा है कि टी हाफ ए नॉट पे निर्भर ही नहीं कर रहा। तो प्रथम कोटि अभी अभी पढ़ा है, टी हाफ ए नॉट पे निर्भर ही नहीं करता, तो पहला तो प्रथम हो गया। दूसरा, सांद्रता समय के साथ ड्रॉप होती जा रही है, तो हमने बोला कि ये आपको ध्यान आना चाहिए कि शून्य कोटि का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये याद आए कि एटी का जो मान होता है वो बराबर होता है माइनस के टी प्लस ए नॉट के। तो हमें ये बात समझ में आए कि ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी ऋणात्मक ढाल है और ये आपका अंतःखंड है। तो फिर ये प्रथम कोटि है, वो शून्य कोटि है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
ध्यान से देखिए, आपको ये बात समझ में आए कि ए ऑप्शन प्रथम कोटि है, बी ऑप्शन शून्य कोटि है। ठीक है जी, बढ़िया है। तो 25% बच्चे ही दे पाए, ये एक बड़ी खराब बात है यार। मैक्सिमम बच्चों को 1,1 दोनों ही प्रथम कोटि लग रहा था। भाई एटी और टी में तो ऐसा ग्राफ होता है ना प्रथम कोटि के लिए, आज ही पढ़ा है अभी ताजा ताजा। सही है, ओके जी। बताएं भाई, तो ऐसे ग्राफ पे सवाल आते हैं, तो जो भी ग्राफ आपको अभी तक पढ़ाए हैं उनको ध्यान रखें। बच्चे कह रहे थे कि सर ग्राफ के सवाल आते हैं क्या, तो अभी अभी आपको समझ में आया होगा, राइट। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यस, गोलू सिंह, वेरी गुड बेटा। ठीक है भाई, हाँ जी, इस टाइप के सवाल आते हैं ग्राफ पे, इस टाइप के सवाल आते हैं। तीसरे पे चले मेथड पे, तीसरे मेथड पे चले दोस्त। आइए भाई, अगले मेथड पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला मेथड, गौर से देखिएगा प्लीज। अगला मेथड है अर्धायु विधि। अगला मेथड कह रहा है दोस्त अर्ध आयु विधि। तो बेटा जी ये एक जनरल मेथड बता रहा है कि अर्धायु की वैल्यू से भी कोटि का पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक ऑब्जर्वेशन है कि टी हाफ जो होता है किसी भी कोटि की अभिक्रिया का, वो प्रारंभिक सांद्रता की घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता की घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अर्धायु का मान प्रारंभिक सांद्रता के n-1 के व्युत्क्रमानुपाती है, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ क्या है? तो हम बोलेंगे जैसे जैसे n का मान चेंज होगा, यहां n है कोटि, यहां पे n क्या है, कोटि। तो जैसे जैसे n का मान चेंज होगा अर्धायु चेंज होगी। जैसे कि अगर मैंने बोला शून्य कोटि है, जैसे मैंने बोला शून्य कोटि है, तो जो टी हाफ है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, a0 की घात -1 के, है ना। तो ये समानुपाती हो गया, मतलब a0 के। टी हाफ आपका समानुपाती हो गया a0 के। इसी तरह अगर मैंने बोला प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो आपके पास में जो टी हाफ है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया a0 की घात 1 - 1 के, यानी कि 1 बाय a0 की घात 0 यानी कि 1 यानी कि कांस्टेंट। और हमें पता भी है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया a0 पे निर्भर करती नहीं है। अगर मैंने बोला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, अगर मैंने बोला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो 2 - 1 बोलेंगे उसको। तो टी हाफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया a0 के, है ना। तो ये a0 के व्युत्क्रमानुपाती है, ये a0 के समानुपाती है, ये कांस्टेंट है, और ऐसे चलता जाता है, ऐसे ही चलता जाता है। तो हमने बोला कि टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता की घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। एक अभिक्रिया है A गिव्स B, ठीक है। सवाल कह रहा है कि यदि a0 का मान, यदि a0 का मान 4 मोलर हो, तो टी हाफ का मान 0.5 सेकेंड है। यदि a0 का मान, यदि a0 का मान 4 मोलर हो तो टी हाफ का मान 0.5 सेकेंड है। यदि a0 का मान 8 मोलर हो तो टी हाफ का मान अगर हो जाता है आपके पास में करने पे ये 2 सेकेंड, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाया है सवाल, देखते हैं कैसे होगा। अगर a0 का मान 4 मोलर है तो अर्धायु का मान 0.5 सेकेंड है। अगर a0 का मान 8 मोलर है तो अर्धायु का मान 2 सेकेंड है। आपको बताना है अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी।
ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ए नॉट का मान 4 मोलर है तो 0.5 सेकेंड, 8 मोलर है तो 2 सेकेंड, कोटि क्या होगी? तो भाई सीधी सी बात है, हमको तो ये रिलेशन पता था कि टी हाफ का जो मान है वो ए नॉट की घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मैंने बोला कि अर्धायु का अनुपात लिया जाए तो ये चीज किसके बराबर है? इसके, है ना? अगर ये चीज इसके बराबर है तो ध्यान से समझें, अर्धायु का मान है 0.5/2 और ये चीज किसके बराबर है? a02/a01, मतलब और इसकी घात n-1। तो आप देखना जरा, ये हो गया 5/20, ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 1/4, ये किसके बराबर है? 8/4 की घात n-1, यानी कि 2 की घात -2, ये 1/2 का स्क्वायर था तो 2 की घात -2, ये बराबर है 2 की घात n-1 के। क्यों? क्योंकि ये कट गया 2 टाइम्स। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते थे तो 2 की घात -2 हो गया, वो हो गया 2 की घात n-1। अगर मैंने इन्हें इक्वेट किया तो n-1 किसके बराबर आ गया? -2 के। तो ओवरऑल n किसके बराबर आ गया? -1 के। तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई? -1 आ सकती है। भाई कोटि एक प्रायोगिक मान है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, तो कोटि आ गई -1। हमें सॉल्व करके देखना था, हमने करके देख लिया। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना था बेसिकली। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें, समझ में आई क्या बात? यस, ये देखो भाई, इसे शर्म नहीं आ रही है, कह रहा है सर छुट्टी दे दो अभी। भाई क्लास ही क्यों करी फिर हमने, जब ऐसे आधे घंटे में छुट्टी करनी थी? तो थोड़ा तो पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अर्धायु का डेटा देके भी कभी कभी कोटि पूछी जाती है, ग्राफ का डेटा देके भी कभी कभी कोटि पूछी जाती है, वेग नियतांक के डेटा से भी आपको कभी कभी कोटि पता करनी पड़ती है। ये तीन तो सिंपल सिंपल मेथड है। अच्छा मेथड क्या है? अच्छा मेथड है अगले वाला, वो थोड़ा मजदूरी वाला मेथड ज्यादा है। वो जेई में भी वैसे ही आता है, स्कूल में भी वैसे ही आता है। अगर वो क्वेश्चन जेई में आएगा तब भी वैसा ही आएगा, अगर वो स्कूल में आएगा तब भी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से। हमने बोला अगला मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक वेग विधि। अगला मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक वेग विधि। इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक वेग विधि, इनिशियल रेट मेथड। इसको सवाल से ही समझा जाएगा। तो आओ भाई मैं तुम्हें सवाल से बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। आइए भाई सवाल से बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है, A+2B gives 2C, A+2B gives 2C। मुझे बतानी है अभिक्रिया की कोटि, मुझे बतानी है अभिक्रिया की कोटि। ध्यान से देखो, मेरे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास सांद्रताएं हैं। अगर मेरे पास ए की प्रारंभिक सांद्रता देखी जाए तो ये हो जाएगी 0.30, ये भी 0.30 और ये 0.60, है ना? अगर मैं बी की प्रारंभिक सांद्रताएं देखूं तो मैं लिखूंगा 0.30, 0.60 और ये वैल्यू है 0.30। और अगर मैं वेग का मान लिखूंगा तो वेग का मान हो जाएगा 0.10, 0.40 एंड 0.20। ठीक है, मुझे अभिक्रिया की कोटि बतानी है। अगर मुझे अभिक्रिया की कोटि बतानी है तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या करेंगे बेटा, आपको इनकी प्रारंभिक सांद्रताएं दी हैं और हर केस में वेग दिया है। तो आपको यह तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस अभिक्रिया का वेग नियम अपने आप से लिखेंगे तो वो तो आएगा k इंटू ए की घात x
इंटू बी की घात वाई, क्योंकि हम इसको क्या मानेंगे, जटिल अभिक्रिया ही मानेंगे, क्योंकि अगर ये प्राथमिक अभिक्रिया होती तो ये सवाल हमको लिखता, नहीं लिखा मतलब जटिल है। तो बेसिकली मुझे एक्स और वाई का मान पता करना है, तभी एक्स प्लस वाई पता चलेगा। अगर एक्स और वाई का मान पता करना है तो बेटा जी आप पहले ऐसी दो इक्वेशंस बनाए जिसमें बी कॉमन हो, बी सेम हो, ताकि ये कट जाए, वेग का मान और ए का मान लिखे ताकि एक्स आ जाए। फिर आप ऐसी दो इक्वेशंस बनाए जहां ए कॉमन हो, ताकि ए कट जाए और बी का मान से वाई आ जाए। जैसे मैंने पहले ऐसी दो इक्वेशंस पकड़ी जहां बी सेम हो, तो बी कहां सेम है, यहां सेम है और यहां सेम है। तो मैंने इन दो चीजों में वेग देखा, तो पहली चीज में जब मैंने वेग देखा तो वो क्या हो जाएगा, 0.10 इज इक्वल टू के इंटू 0.3 की घात एक्स 0.3 की घात वाई। ऐसे ही अगर मैंने तीसरी स्थिति में देखा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.20 इज इक्वल टू के इंटू 0.6 की घात एक्स इंटू 0.3 की घात वाई। और अगर आप दोनों साइड रेशो ले ले तो के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बेटा जी ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.3/0.6, ये भी हो जाएगा 1/2 और इसकी घात x। तो आपको समझ में आ रहा होगा x का मान हो गया 1। कंपैरिजन अगर करोगे तो x का मान हो गया 1। इसी तरीके से दो इक्वेशन ऐसी बनाओ जहां a सेम हो। अगर a सेम हो और हमें वेग का अनुपात लिखना हो तो हम बोलेंगे 0.10 इज इक्वल टू के इंटू 0.3 की घात x इंटू 0.3 की घात y। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 0.4 इज इक्वल टू के इंटू 0.3 की घात x इंटू 0.6 की घात y। तो मैंने बोला इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बन जाएगा 1/4 और ये बराबर हो जाएगा 0.3/0.6 की घात y। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात y। तो आप देखिए 1/4 किसके बराबर है, 1/2 की घात y के। 1/4 किसके बराबर है, 1/2 की घात y के। तो हमने बोला 1/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2 की घात y के। तो y का मान हो जाएगा 2। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल जो अभिक्रिया की कोटि है वो आ गई x प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। देखिए ध्यान से प्लीज, देखिए ध्यान से प्लीज। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। हाँ जी, x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2, तो x प्लस वाई आ गया 3। a प्लस 2b गिव्स 2c। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जहां पे एक टेबल दी जाती है, वेग दिया जाता है, आपको एक्स और वाई का मान निकालने के लिए ये ट्रिक फॉलो करनी है। एक केस वो ले लो जब बी सेम है ताकि एक्स आ जाए, एक केस वो ले लो जब ए सेम है ताकि वाई आ जाए, एंड दैट्स इट। सही है क्या, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आइए भाई आगे चलते हैं, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल आपको करना है बेटा, बी नॉट का मतलब है बी की प्रारंभिक सांद्रता और ए नॉट का मतलब है ए की प्रारंभिक सांद्रता, टी इक्वल टू 0। तो प्रारंभिक वेग विधि हमने लगाई है। अगला सवाल आप लोग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान सवाल है और ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है। एडवांस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, ये सवाल एडवांस में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, 2NO गैस प्लस 2H2 गैस, इससे बनता है N2 गैस प्लस 2H2O गैस। ये है आपके पास में, प्लीज ध्यान से देखना सीरियल नंबर्स। NO की सांद्रता है हमारे पास,
ठीक है। इसी तरीके से H2 की सांद्रता है हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास में वेग है। वेग का मान क्या हो जाएगा? मुझे बतानी है अभिक्रिया की कोटि। ट्राई करना, तो ट्राई करना भाई लोग, कैसे करोगे? हाँ जी। हाँ जी। आइए, देखना ध्यान से। हमने बोला प्रारंभिक वेग लिखना है, तो भाई जनरल वेग तो यही हो जाएगा कि वेग नियम तो यही हो जाएगा कि k इंटू एनओ की सांद्रता घात x, H2 की सांद्रता घात y, k इंटू एनओ की सांद्रता घात x, H2 की सांद्रता घात y, है ना? ये वेग नियम है। अब मैंने बोला कि भाई अगर हम लिखे वेग का अनुपात, तो अगर x निकालना है तो वो दो केसेस लेने होंगे जहां H2 सेम है। अगर ये लेने होंगे तो ध्यान से देखिए, 7 × 10⁻⁹ अपॉन 2.1 × 10⁻⁸, ये चीज किसके बराबर? के और के कैंसिल, ऊपर एनओ का मान आ गया 8 × 10⁻⁻⁵ अपॉन ये हो गया 24 × 10⁻⁻⁵ इंटू H2 तो सेम ही है ना जी? अगर ये चीज है तो ध्यान से देखो आप, ये चीज बन गई 1/3 की घात x,
क्योंकि 10 की घात -5, 10 की घात -5 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां ये बन गया 7 इंटू 10 की घात -9 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10 की घात -9। ये चीज किसके बराबर है? 1/3 की घात x। इससे ये कैंसिल, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो हमने बोला 1/3 इज इक्वल टू 1/3 की घात x। तो यहां से x क्या आ जाएगा? 1। यहां से x क्या आ जाएगा? 1। इसी तरीके से आप y निकालेंगे। y कैसे निकलेगा? जब आप दोनों a को सेम मानेंगे, मतलब no को सेम मानेंगे। तो हमने बोला अगर इनका रेशियो लेते हैं ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, k इंटू 24 इंटू 10 की घात -5 की घात x इंटू H2 हो गया 8 इंटू 10 की घात -5 की घात y अपॉन ये हो गया k इंटू 24 इंटू 10 की घात -5 x इंटू ये हो जाएगा 32 इंटू 10 की घात -5 y। इससे ये कैंसिल, k से k कैंसिल। प्लीज ध्यान से देखना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻⁵, और इसकी घात हो गया y। तो बेटा जी यहां से इससे ये कैंसिल, 1/4 की घात y, 1/4 की घात y अगर y 1/4 के बराबर है तो y का मान क्या हो गया? 1। y का मान क्या हो गया? 1। ठीक है, 1/4 किसके बराबर है? 1/4 की घात y, तो y का मान भी क्या हो गया? 1। देख पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, प्लीज देखें ध्यान से, है ना? अगर ये हो गया तो कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी क्या? 1 + 1 दैट इज 2। प्लीज देखें ध्यान से। अभिनव, पंकज, दीप्त, तोमर, ओके जी, बताओ भाई सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, तो कोटि क्या आ गई बेटा जी? 2 आ गई, है ना? तो ये हो गए कोटि निकालने की विधियां, ये हो गई कोटि निकालने के मेथड्स। आई होप आपको समझ में आए हो। आसान थी बातें, है ना? इजी बातें थी। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बेटा जी इसके बाद में हमारे चैप्टर का एक पार्ट और बचता है। इसके बाद में हमारे चैप्टर का एक पार्ट और बचता है जिसमें हम बोलेंगे कि आपका वेग ताप पे कैसे निर्भर करता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको डीपीपी मिली होगी, उसे करिएगा, नोट्स को बढ़िया से रिवाइज करिएगा, सेशन की रेटिंग प्लीज ठीक से डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके जी।